नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज आपको बताएंगे कि विश्व हिंदू परिषद का चंपत राय को लेकर क्या स्टैंड है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले पे आलोक कुमार का क्या स्टैंड है। ये सारी बातें विस्तार से उनके साथ हुई चर्चा में आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर लें। एसआईटी की टीम फिर से अयोध्या पहुंची है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। अनिल मिश्रा, गोपाल राव से जल्द पूछताछ होगी। जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि अनिल मिश्रा बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट पूछताछ में नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एसआईटी की टीम एक बार फिर अयोध्या पहुंची है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से जल्द पूछताछ होगी। तो अनिल मिश्रा और गोपाल राव से जल्द पूछताछ करेगी एसआईटी, और इसे लेकर जैसे ही हमारे संवाददाता से और जानकारी मिलती है हम आप तक पहुंचाएंगे। बात राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की है और इस पर मचे हुए घमासान की है। चंपत राय को लेकर वीएचपी की क्या राय है, राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव को लेकर वीएचपी के प्रमुख आलोक कुमार ने क्या कहा, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर विश्व हिंदू परिषद की क्या राय है। आपको विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का इंटरव्यू सुनाऊंगी, उनसे हुई बातचीत आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं। अयोध्या बार एसोसिएशन ने इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने इस मामले में 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। वो डेडलाइन खत्म होने जा रही है। अयोध्या बार एसोसिएशन सड़क पर उतर आई है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में एडवोकेट थाना पहुंचे और तहरीर दी, जिसमें राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पूर्व महामंत्री चंपत राय, प्रमुख ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के आमंत्रित ट्रस्टी गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बार एसोसिएशन का कहना है कि अगर पुलिस उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो बार एसोसिएशन अदालत का दरवाजा खटखटाएगा और कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बार एसोसिएशन का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। अभी हम लोगों ने अपने संघ के निर्देश के अनुसार जो है यहाँ पे थाने पर कापी दे दिया गया है। कापी की उन्होंने एक अपनी जो जन सुनवाई की पर्ची होती है उन्होंने पर्ची भी दे दिया। तहरीर हमारी यहाँ पेंडिंग है। अभी उन्होंने कहा बताया कि हम अभी जीडी को कायमी पे रखकर करके आपको जीडी की कापी देंगे। हम ये बातें हुई हैं। अब तो एफआईआर दर्ज करे ना करे उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या कार्रवाई करते हैं? अब एसएसपी साहब को हम प्रार्थना पत्र देंगे नियमों के अनुसार, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है कि ये एफआईआर यहीं दर्ज कर लेंगे। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, इधर अयोध्या का बार एसोसिएशन चंपत राय पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर 72 घंटे का जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया था, जिस अल्टीमेटम की मियाद खत्म हो रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको और दे दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एसआईटी एक बार फिर से पूछताछ की तैयारी कर रही है। और ये पूछताछ अनिल मिश्रा से की जाएगी, गोपाल राव से पूछताछ की जाएगी। हमारे सहयोगी पवन नारा अयोध्या में ही मौजूद है, उनके पास इस पर और ज्यादा जानकारी है। पवन। जी बिल्कुल, एसआईटी की टीम एक बार फिर इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है और बाकी पहलुओं की भी जांच एसआईटी कर रही है। आपको बता दें कि जो पुलिस की एफआईआर हुई है वो अलग जांच है और एसआईटी जो मुख्यमंत्री की तरफ से गठित की गई थी राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर, उसकी जांच अलग है। शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर ही मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर की गई थी, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और एक बार फिर प्राइमरी रिपोर्ट सौंपने के बाद एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची है। और जहां तक मौजूदा पुलिस जांच का सवाल है, तो आज एक आरोपी की पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन अब से कुछ देर बाद अदालत में सबमिट की जा रही है, जिसमें 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा जाएगा। जहां तक पूछताछ की बात है तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गोपाल राव और अनिल मिश्रा से जल्द ही पूछताछ हो सकती है। अभी तक ये पूछताछ नहीं हुई है। अभी सिर्फ जेल में पकड़े गए आरोपियों के बयान लिए गए थे, जिसके आधार पर एक शख्स है शुक्ला,
उनका आज रिमांड मांगा जाएगा। तो ये जांच के फ्रंट पर अपडेट है। इसके अलावा एसआईटी यहां पहुंच गई है, जो गिनती के अलावा के पहलुओं पर एसओपी में क्या कमियां थी या फिर गोल्ड और बाकी जो आभूषण वगैरह सबमिट किए गए, क्या उनकी अकाउंटिंग का भी कोई पहलू एसआईटी के दायरे में होगा, वो देखने वाली बात है। जी पवन, आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत महत्वपूर्ण किरदार है अनिल मिश्रा, और अनिल मिश्रा वो व्यक्ति हैं जो राम मंदिर में जितना भी पूजा समारोह हुआ है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी जो मुख्य यजमान की भूमिका में थे वो अनिल मिश्रा ही थे। और अनिल मिश्रा पर यह आरोप भी है कि उनकी संपत्ति में भी इजाफा हुआ है। तो चढ़ावा चोरी मामले में उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। एसआईटी उनसे पूछताछ करने जा रही है। चढ़ावा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला से पूछताछ करने के लिए भी पुलिस आज अपने रिमांड में ले सकती है। अविनाश शुक्ला को बताया जा रहा है कि इसलिए अयोध्या पुलिस ने अदालत में अर्जी भी दाखिल की है। उधर अविनाश शुक्ला के भाई की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो हाथों में नोटों का बंडल लिए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर करीब 1 साल पुरानी है। अगस्त 2025 की यह तस्वीर बताई जा रही है। आपको जानकारी दे दूं, अविनाश शुक्ला के योगा सेंटर से लोहे का एक संदूक मिला था जिस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ था। चढ़ावा चोरों के पास से अब तक कुल 80 लाख से ज्यादा की रकम रिकवर हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा अविनाश शुक्ला के पास से ही रिकवरी हुई है। अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख रुपए कैश मिले हैं और अब उसके भाई का रोल भी सामने आया है, जिसमें वो हाथों में नोटों का बंडल लिए हुए दिखाई दे रहा है। सोचिए जरा, 20,000 महीना कमाने वाले के पास इतने पैसे आखिर कहां से आए? उसके भाई के पास इतना कैश कहां से आया? अब इस मामले में पूछताछ के लिए अयोध्या पुलिस अविनाश को रिमांड पे लेना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है। तो जो किरदार अब तक इस पूरे मामले में सामने आए हैं वो टिन्नू यादव है, वो लवकुश मिश्रा है, लेकिन अब अविनाश शुक्ला को भी रिमांड में लेकर पुलिस पूछताछ करना चाहती है। चढ़ावा चोरी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अगर चंपत राय चाहते तो ये चोरी जून में ही नहीं बल्कि अब से 6 महीने पहले जनवरी में ही रुक जाती। और ये बात मैं किस लिए कह रही हूं, इसे इस बात को समझिए। ट्रस्ट के लोगों को जनवरी में ही चढ़ावे की चोरी का शक हुआ था, क्योंकि पिछले साल के आखिर में अचानक चढ़ावे की रकम में काफी गिरावट आई थी। हर महीने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राम मंदिर ट्रस्ट के खातों का ऑडिट करता है। ईसीसीए ने ट्रस्ट के मेंबर्स को जानकारी दी कि राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में अचानक काफी गिरावट आ रही है। चढ़ावे के वाउचर, रसीदों में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। यहां तक कि सीए के बताने के बाद ट्रस्ट की तरफ से महासचिव चंपत राय को चिट्ठी लिखी गई। चंपत राय को यह सुझाव दिया गया कि वो पूरे खातों को ठीक तरीके से जांच करवाए। चढ़ावे की देखरेख के लिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए तुरंत ही डिपार्टमेंट हेड को अपॉइंट किया जाए। चंपत राय से कहा गया कि चढ़ावे में जो फॉरेन करेंसी आ रही है उसकी एंट्री ठीक तरीके से हो। फॉरेन करेंसी के हिसाब किताब के लिए भी अलग से एक आदमी रखा जाए। गिनती करने वाले स्टाफ के ड्रेस कोड, फ्रिस्किंग को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। चंपत राय से यह भी कहा गया कि मंदिर के काम के लिए जो ठेके मनमर्जी से दिए जा रहे हैं वो ठीक तरीके से हो। टेंडर निकाला जाए, कोटेशन मंगवाई जाए। लेकिन ये चिट्ठी मिलने के बाद चंपत राय नाराज हो गए। उन्होंने इस मामले को सुधारने की बजाय, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की बजाय, हेड अपॉइंट करने की बजाय इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और नतीजा यह हुआ कि कोई सिस्टम वहां पर ठीक से बना ही नहीं, प्रोफेशनल तरीके से काम हुआ ही नहीं, किसी आदमी का अपॉइंटमेंट उनकी तरफ से किया ही नहीं गया। जनवरी से लेकर मई तक का पूरा समय निकल गया। चोरी का शक तब और ज्यादा गहरा गया जब मई में चढ़ावे की रकम और कम हो गई और इसके बाद ट्रस्ट के एक पावरफुल शख्स की जिद करने पर काउंटिंग सेंटर के अंदर एक स्पाई कैम भी लगाया गया। इसकी जानकारी ट्रस्ट के गिने चुने लोगों को ही दी गई। नोट गिनने वालों से छुपाकर यह काम किया गया और इसके बाद 24 घंटे काउंटिंग रूम की बकायदा रिकॉर्डिंग की गई। तब सारा सच खुलकर सामने आ गया।
काउंटिंग के वक्त लोग जेबों में नोट भरते हुए दिखाई दे रहे थे। काउंटिंग के वक्त सामान चोरी हो रहा था। 4 तारीख तक यानी कि 4 जून तक स्पाई कैम लग चुका था। 6 और 7 जून तक सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। इससे पहले चंपत राय चोरी होते देखकर चोरों से की गई रकम को बरामद करने में जुट चुके थे। ये सारा मामला वो खुद अपने हाथ में लेना चाहते थे, खुद अपने स्तर पर हैंडल करना चाहते थे, बजाय इसके कि वो एफआईआर करवाते, और यहीं से मामला बिगड़ गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच चल रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन दोनों जांच के दायरे में हैं। विपक्ष सरकार से लेकर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि चंदा चोरी में, या बेहतर होगा कहना कि चढ़ावा चोरी में बड़े नेताओं की मिलीभगत है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए हर तथ्य, हर सवाल और हर आरोप पर इंडिया टीवी से वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। जी धन्यवाद। आलोक जी, आप वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा कि नैतिकता के आधार पर चंपत राय जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने खुलकर ये बात कही, नैतिकता को मानदंड आपने रखा और उसके आधार पर ये इस्तीफा संभव हो पाया। मैं आपकी बधाई वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने तय करा था कि हम चंपत जी को त्यागपत्र देने के विषय में कोई राय नहीं देंगे। मैंने उनको यह राय दी भी नहीं, और मेरी जानकारी में यह नहीं है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दिया है, क्योंकि ये तो तब होता जब कोई उन्होंने अपराध को स्वीकार कर लिया होता। जब ये कहा गया कि वो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं और उस पोजीशन में रहते हुए वो जांच को प्रभावित कर सकते, ये कहा गया कि वो गवाहों को दबाव डाल सकते हैं, वो एविडेंस से टेम्पर कर सकते हैं, इसलिए एक शुद्ध और ईमानदार जांच के लिए उनको त्यागपत्र देना चाहिए। तो उन्होंने और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने स्वयं होकर के त्यागपत्र का निर्णय किया। मैंने जरूर इस त्यागपत्र की सराहना की है, और मैंने कहा है कि वह उन सब राजनेताओं से भिन्न हैं जो गिरफ्तार हुए, जो जेल गए, और जेल जाके भी कहा कि वहीं से मुख्यमंत्री के नाते शासन चलाएंगे। वो उन राजनेताओं से भिन्न हैं जो नेशनल हेराल्ड के केस में अपनी ही पार्टी से डिसऑनेस्टी करने के आरोप में जमानत पर हैं, इस्तीफा नहीं देते। तो उन्होंने एक धार्मिक संस्था के महामंत्री होने के नाते एक एग्जेम्पलरी काम किया है त्यागपत्र देके, ये मैंने कहा था। लेकिन आलोक जी, आप ये तो मानेंगे, भले ही उन्होंने अपने स्तर पर कोई गलती ना की हो, लेकिन एक बड़ी चूक उनकी आंखों के सामने हो गई। उन्होंने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो विश्वास के योग्य नहीं थे। उन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया जी, जिन्हें राम मंदिर में काम करना तो दूर, शायद उस प्रीमाइसेस में रहने का अधिकार भी नहीं था, क्योंकि जितनी रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बहुत दुखी करने वाली हैं। मैं ये मानता हूं कि जांच में ये पाया जा सकता है कि अनदेखी हुई है। जिन चीज़ों का पता चलना चाहिए था ट्रस्टियों को, जिसकी रोकथाम होनी चाहिए थी, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो ये इन्वेस्टिगेशन के परिणाम से मालूम होगा। पर इस बात की संभावना है कि यह अनदेखी है, और यह अनदेखी भी नहीं होनी चाहिए जो उस पद पर बैठे हैं। इतना मैं आपकी बात से स्वीकार करता हूं।
एक बात और है जो आपको भी पता चल रही है अन्य रिपोर्ट्स के हवाले से, हमारे भी संवाददाता जो हमें जानकारी दे रहे हैं उसके हवाले से, कि ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारियों के द्वारा चंपत जी को ये ना कहा गया हो कि आप प्रोफेशनल तरीके से चलाएं। बार बार उन्हें ये कहा गया कि बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं, अलग अलग स्तर पर हो रही हैं, लेकिन चंपत जी ने इन बातों को इग्नोर किया। इस समय बहुत सारे आरोप उछाले जा रहे हैं। एक बार यह आरोप उछाल दिया गया कि काक भुसुंडी की मूर्ति, तीर कमान और चांदी की ईंटें गायब हैं। ट्रस्ट ने अखबार वालों को दिखाया, मीडिया वालों को दिखाया कि ये तो सब मौजूद है। इसलिए यहाँ वहाँ से जो आरोप आ रहे हैं उनको सुनकर के राय बनाने की ज़रूरत नहीं। इस बात की परीक्षा होनी है कि क्या वास्तव में उनके ध्यान में लाया गया था कि इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो जांच होगी, अगर जांच से ये पता लगेगा तो उसके स्वाभाविक परिणाम होंगे। पर हम आज उस जांच को हुए बगैर मीडिया में सुन करके किसी बात को सच मान लें, मुझे लगता है कि ये ऐसा समय नहीं है। मैं अपनी पुरानी बात दोहराऊंगा, ये संभव है कि अनदेखी हुई हो, तो यह हुई है कि नहीं इसको एस्टेब्लिश होना है। अभी एस्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर बात जैसे आगे बढ़नी चाहिए वैसे बढ़ेगी, उसका परिणाम होगा। पर आज उसको मैं मान लूं, ये मुझे फेयर नहीं लगता है। क्योंकि आलोक जी देखिए क्या है कि चंपत राय जी की भूमिका पर यह सवालिया निशान जरूर है कि अनदेखी हुई। इससे आप भी मेरे साथ सहमत हो रहे हैं जी। अनदेखी इस लेवल पर हुई है जी कि जो चोरी हुई है, जो कैमरे में कैद हुई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, और ये मैं ऑफिशियल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह रही हूँ कि चाहे वो विदेशी करेंसी हो, चाहे वो देसी करेंसी हो, यहाँ तक कि 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 5-5 के सिक्के, 10-10 के सिक्के तक चुराए गए हैं। ये बिना किसी एक ऐसे सिंडिकेट के ऑपरेट किए बिना नहीं संभव था, जो वो चाहे टिन्नू यादव हो, चाहे अनुकल्प मिश्रा हो। इसमें बहुत लंबी फहरिस्त है। आप जो कह रही हैं वो प्रिमा फेसाए हुआ है ऐसा दिखता है, इसलिए आपकी बात को मैं अभी काटूं ऐसा तो ठीक नहीं होगा। और इस बात को तो एक तथ्य के रूप में हमने स्वीकार कर लेना चाहिए कि चढ़ावे में से चोरी हुई है और यह गर्हित है, निंदनीय है, अपमानजनक है, क्षोभजनक है। पर इसके लिए कौन दोषी है? अभी तक मीडिया में भी किसी ने ये नहीं कहा कि चंपत जी की सहमति से हुआ है, चंपत जी के उकसावे से हुआ है, चंपत जी की जानकारी में हुआ है, चंपत जी को हिस्सा मिला है। किसी ने नहीं कहा, आप में से भी, और जो सेक्युलर मीडिया है और पॉलिटिकल पार्टीज के स्वार्थी लोग हैं उन्होंने भी नहीं कहा। तो किन किन ने चोरी की ये आइडेंटिफाई हो रहा है। क्या वो चोरी की घटनाएं इन लोगों की जानकारी में थी? इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उस इन्वेस्टिगेशन का हमको इंतजार करना ही पड़ेगा। हम उसके पहले निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकते। पर मैं ये जरूर जोड़ना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद ने स्पष्ट रूप से, और विश्व हिंदू परिषद की तौर से मैंने पोस्टर निकाल कर कहा, जांच त्वरित गति से होनी चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। अनुभवी वरिष्ठ पुलिस अफसरों को लगाओ, जांच करो, अपराधियों के खिलाफ चालान फाइल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी परीक्षा हो, और मैंने तो कहा कि अगर कुछ ही महीनों में वो लोग दंडित होकर जेल जाएंगे तो संतोष होगा।
पर मैं जांच होने के पहले आपने जो नाम लिए उनके बारे में कोई राय नहीं बनाना चाहता। लेकिन इस बारे में तो आलोक जी आप राय दे सकते हैं कि अभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जांच का दायरा यदि बढ़ता है तो जो नाम आपने अनिल मिश्रा का लिया, एक नाम गोपाल राव का है, एक नाम खुद चंपत राय जी का है, जांच का दायरा इन तक भी पहुंचेगा। मैं आपसे आगे जाकर कहूंगा, जांच बढ़ती है तो होगा या दायरा फैला होगा, नहीं। जिस दिन ट्रस्ट ने एफआईआर फाइल की उसमें समग्र प्रकरण की जांच मांगी है। हमारी समझ यह है कि पहले दिन से ये दायरा उन सब आरोपों को कवर करता है जो आरोप इनमें से किसी पर भी लगाए जा रहे हैं। ये समय की मांग है और धर्म की भी मांग है कि पुलिस सब लोगों के ऊपर लगाए गए आरोप, इन तीनों पर लगाए गए आरोप, इस सब की विस्तृत विवेचना करके और सत्य तक पहुंचे। आप सही हैं, इस दायरे में इन सब को आना चाहिए, जांच के दायरे में। लेकिन क्या विश्व हिंदू परिषद चंपत राय जी के लिए गए फैसलों से खुद को नैतिक तौर पर अलग कर रही है? हम अलग हैं ही उससे। वो हमसे पूछ के निर्णय नहीं करते थे, करने की जरूरत नहीं थी। वो निर्णय हमारी जानकारी में नहीं होते थे, जानकारी की जरूरत नहीं थी। उन्होंने स्वतंत्र वहां के महामंत्री के नाते से निर्णय लिया और हमारी उससे कोई एसोसिएशन उन निर्णयों से नहीं हो सकती। जिस दिन राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्णय आया, उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, हमारा काम पूरा हो गया। मंदिर का निर्माण, मंदिर का संचालन हमारा काम नहीं होगा। उसके बाद में वहां प्रधानमंत्री पधारे प्राण प्रतिष्ठा पर, राष्ट्रपति जी पधारी। हम में से कोई मंच पर नहीं था परिषद में से। क्यों? क्योंकि हम उस काम से अलग होकर के अपने कोर इश्यूज पर काम कर रहे हैं। इसलिए वो नैतिक जिम्मेवारी हमारे ऊपर किसी भी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। लेकिन आलोक जी, ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी भी एक पार्टी के एक नेता पर आरोप लगता है तो पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आज जब प्रतिष्ठा पर दांव या प्रतिष्ठा पर इस तरीके का आक्षेप लगा है, तो आज प्रश्न विश्व हिंदू परिषद से और संघ दोनों से पूछा जा रहा है, इनकी प्रतिष्ठा पर भी वो आंच आई है। आपकी बात जो मुझे उपयुक्त नहीं लगती। अगर किसी पार्टी का पदाधिकारी उस पार्टी के पदाधिकारी के नाते से कुछ करता है तो उसका रिफ्लेक्शन पार्टी पे पड़ सकता है। अब मान लीजिए कोई किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है और वो प्राइवेट बिजनेस करता है, उसमें चोरी करता है, पकड़ा जाता है, तो क्या आप कहेंगी कि क्योंकि वो सरकारी नौकर है इसलिए सारी सरकार बदनाम होनी चाहिए? दो अलग अलग काम, दो अलग अलग भूमिकाएं। उन्होंने महामंत्री के नाते किया होगा वहां के, वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के नाते नहीं किया है, विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेवारी के नाते नहीं किया है। इसलिए अगर आप हमको जिम्मेवार ठहराने का प्रयत्न करेंगी तो आप इश्यूज को इतना स्ट्रेच कर रही हैं कि जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। Whatever he has done in a separate capacity. ये मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि शुरुआत में आपका जो वक्तव्य था वो ऐसा आभास करा रहा था कि चंपत राय जी को वीएचपी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। कौन सी लाइन? एफआईआर फाइल करो, क्या ये लाइन? इन्वेस्टिगेशन को जल्दी कंप्लीट करो, क्या ये लाइन?
फास्ट ट्रैक में मुकदमा करो, क्या ये लाइन, और जो भी दोषी पाया जाए ये लाइन। ये इंटरप्रिटेशन एफआईआर की कि सब लोग इस जांच के घेरे में हैं, ये लाइन कि किसी को बचाया नहीं जाना चाहिए। आप एक लाइन ऐसी ढूंढ के बताइए मेरे वक्तव्यों में या परिषद के और वक्तव्यों में जिसमें हमने किसी भी आरोपी का, अभी तो आरोपी भी नहीं है, वो चालान में होंगे अगर होंगे तो, बचाव हमने नहीं किया है। हम एक नैतिक धार्मिक संगठन के नाते से इस बारे में अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। आलोक जी, एक खबर आपने भी देखी, अयोध्या बार एसोसिएशन ने कहा कि वो आरोपियों का केस नहीं लड़ेगी। इस पर आपका क्या विचार है? मेरा क्या विचार है, उन्होंने निर्णय किया, पर मैं दो बातें जानना चाहता हूँ। अभी खबर आई थी कि किसी एक जगह पर 9 लोगों ने ट्रेन में 2 अंग्रेज महिलाओं से बलात्कार किया। अब अगर ये 9 लोगों में से कोई लोग अयोध्या के किसी वकील के पास जाएंगे तो क्या वो उसका केस लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? केस तो लड़ा जाना चाहिए। एक मुकदमे हुआ था, तो इस केस को अपवाद क्यों बनाया जाना चाहिए? एक केस आया था मोहम्मद रफ़ी का 2011 में सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उन्होंने कहा था कि संविधान का आर्टिकल 22 प्रत्येक नागरिक को टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर इसका अधिकार देता है, और इसलिए उन्होंने कहा था कि कोयम्बटूर की बार एसोसिएशन ने यह जो प्रस्ताव पास किया है कि हम कोई इसका केस नहीं लेंगे, ये असंवैधानिक और अनैतिक है। मैं चाहूँगा कि अयोध्या बार एसोसिएशन के लोग उस जजमेंट को जरा सा देख लें। आलोक जी, इस वक्त विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, वो ये मांग कर रही है कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? बड़ी विचित्र मांग है ना, बड़ी विचित्र मांग है। माने अगर इन्वेस्टिगेशंस को हर स्टेप पर सार्वजनिक करेंगे तो ये तो अपराधियों की मदद करने वाली बात है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पूरा होगा तब सार्वजनिक करेंगे। अभी जांच चल रही है और वो जो इंटरिम रिपोर्ट है वो सामने आ गई तो वो किसकी मदद करेगी? वो लोगों को अपने अपराधों के बारे में अब तक क्या मालूम है ये समझ के आने के बाद में मैनिपुलेट करने और बदलने के लिए करेगी ना। विचित्र मांग है। एक बार किसी ने मांग उठाई कि इन्हीं में से किसी ने कि सर्वदलीय जांच करो, माने एक कमेटी बन जाए जिसमें केजरीवाल जी हो, राहुल जी हो और अखिलेश जी हो, वो जांच करें। आखिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम कैसा होता है इसकी थोड़ी तो समझ रख करके मांग करना चाहिए। इन्हीं नेताओं के द्वारा ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया, उन्होंने एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वीएचपी और संघ और सरकार तीनों के बड़े शीर्ष पदों पर बैठे हुए नेताओं को ये पता था कि गलती हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। मैं समझता हूं कि ये गंभीर आरोप है। मैं समझता हूं कि जो जांच कर रही है पुलिस, उसने इनको समन करके बुलाना चाहिए, इनका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, किस आधार पे कहा है वो आधार समझना चाहिए, और अगर ये निराधार है, झूठ है, गैर जिम्मेवारी से दिया गया है, तो ये सनसनी फैलाने वाला, ये अशांति और असंतोष बढ़ाने वाला, ये हिंदू भावनाओं को भड़काने वाला बयान, ये र्यूमर मॉन्गरिंग भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 353 में एक दंडनीय अपराध है
और अगर इन्होंने ये हल्के में दिया है और इनके पास कोई आधार नहीं है ये कहने का, तो इन पर भी मुकदमा चलाकर जेल जाना चाहिए। आलोक जी, आप ये तो मानेंगे कि ये जो कुछ भी सामने आया है, जो कुछ भी तथ्य उजागर हुए हैं, उससे आम लोगों को बहुत ठेस पहुंची है, राम भक्तों को भी बहुत ठेस पहुंची है और आपको खुद भी निजी तौर पर बहुत ठेस पहुंची है। ऐसे में भविष्य में कोई घटना ऐसी ना घटे, इसके लिए आप लोग क्या मंथन कर रहे हैं? हम लोग मंथन नहीं कर रहे, ट्रस्टी मंथन कर रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी मंथन कर रहे हैं और उन्होंने ये हमको कहा है कि अनुभवी प्रशासकों को ला करके, जिम्मेवार, अनुभवी, ईमानदार, आधुनिक सिस्टम्स का उपयोग करके, एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स को डेवलप करके, गैजेटरी इक्विपमेंट्स का उपयोग करके तीनों काम करेंगे। पहला कि राम जी का 1 रुपया भी कहीं नहीं जा पाए। दूसरा, भक्तों को दर्शन की अधिक से अधिक सुविधा मिले। और तीसरा, वहाँ के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो। हमको बताया है कि ट्रस्टी इन पर विचार करें। एक प्रश्न और उठ रहा है। बहुत धन्यवाद। बस एक अंतिम प्रश्न आलोक जी, लास्ट, कि क्या पूरा का पूरा ट्रस्ट भंग होगा या केवल जो इस्तीफे हुए हैं उनकी जगह पे नए पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे? मुझे पता नहीं, पर पूरा ट्रस्ट भंग करने का मुझे कोई कारण भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि आरोप 2 ट्रस्टीज पर है, उन्होंने त्यागपत्र दिया है, उनके बारे में व्यू लेना चाहिए। सारे ट्रस्टीज के एक विज्ञापन था कि सारे घर के बदल डालूंगा। सारे अफसर ऐसे नहीं होते हैं, बाकी ट्रस्टीज को हटाने का मुझे तो कोई कारण नहीं लगता। बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। तो एक बात तो तय है कि जो चंपत राय की गलती थी, उन्होंने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जो लगातार राम मंदिर चढ़ावे की चोरी करते रहे, वहां पर पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। ये सब कुछ उनके अपने विश्वसनीय लोग करते रहे, लेकिन चंपत राय को कानो कान खबर नहीं हुई और जब उन्हें इस बात के बारे में कहा भी गया तो उन्होंने अपने ही स्तर पर इसे निपटाने की कोशिश की। ये चंपत राय की एक बड़ी गलती थी। एफआईटी को हालांकि वो कोऑपरेट कर रहे हैं। अनिल मिश्रा से, गोपाल राव से अब एफआईटी एक बार फिर से पूछताछ करने की तैयारी है, लेकिन ये एक बड़ा एम्बैरेसमेंट से और ज्यादा क्या कहा जाए, एक बड़ा एम्बैरेसमेंट है जो केवल राम मंदिर से जुड़े हुए भक्तों के लिए ही नहीं, ट्रस्ट के लिए भी, वीएचपी और संघ के लिए भी बन रहा है। आपको बता दूं, एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है जहां पर मॉनसूनी आफत आई है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। माया नगरी मुंबई में मॉनसूनी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरसी है। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक बुजुर्ग की मेन हॉल में गिरने के कारण मौत हो गई। चांदीवली इलाके में एफजे स्टूडियो के पास मरम्मत के लिए बीएमसी का मेन हॉल खुला हुआ था। पानी जमा होने की वजह से बुजुर्ग को इसका पता नहीं चला और वो खुले हुए मेन हॉल में गिर गया। बाद में रेस्क्यू टीम ने बुजुर्ग को ढूंढने के लिए ऑपरेशन तो चलाया, लेकिन बुजुर्ग को बचाया नहीं जा सका। हमारे सहयोगी सुनील भी से इस खबर पर जुड़ गए हैं। आज सुबह ही मैंने एक ऐसी खबर देखी जहां पर एक छोटा बच्चा मेन हॉल में गिर गया क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो रहा था। हालांकि वो तस्वीर पुरानी थी, लेकिन आज साकीनाका से आज की ये तस्वीर सामने आ गई जब एक बुजुर्ग ऐसे ही मेन हॉल में गिर गया। क्या कर रही है इस वक्त अगर बीएमसी की टीम कहूं? बिल्कुल मीनाक्षी, एक सवालिया निशान तो है कि बीएमसी की जो टीम है वो इस वक्त क्या कर रही है, क्योंकि 55 वर्षीय असलम शेख इनका नाम है, जो वहां से गुजर रहे थे और मैनहोल में गिरे। उसके बाद चूंकि पानी का फ्लो इतना ज्यादा था वहां पे कि वो खुद को संभाल नहीं सके और आगे जाके फंस गए। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे पहुंची और उन्हें निकालने की कोशिश की। बाद में उन्हें निकाला गया, लेकिन बाद में राजावाड़ी अस्पताल में उनको दाखिल करने के बाद उन्हें वहां मृत घोषित किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि खुद मुंबई की मेयर जो पहले दिन जब बारिश शुरू हुई थी, उसके बाद जब वो खुद मुआयना कर रही थी निचले इलाकों का, उस वक्त भी उन्होंने सभी इंजीनियर्स को खासकर ये हिदायत दी थी कि अगर मैनहोल में गिरकर किसी की अगर मृत्यु होती है या कोई जख्मी भी होता है
तो वहाँ के इंजीनियर्स को, वहाँ के जो अधिकारी हैं आला, उनको दोषी पकड़ा जाएगा। तो अब सवाल यही उठता है कि जो मुंबई की मेयर ने ये सवाल उस वक्त सबको हिदायत दी थी, अब क्या उसका पालन होगा? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेबर थे वहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था, मेन होल वहाँ पे खुला रखा था ताकि पानी ड्रेन आउट हो जाए। लेकिन वहाँ पे क्योंकि अगर मेन होल खुला है तो वहाँ एक व्यक्ति का खड़ा होना बेहद जरूरी होता है। साथ ही वहाँ के आसपास के एरिया को बैरिकेड कर देने की जरूरत होती है ताकि आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसे ये पता रहे कि यहाँ पे मेन होल खुला हुआ है, यहाँ से पानी बह रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है। लेकिन अब ये सारा जांच का विषय है, जांच के दायरे में है कि क्या वहाँ पर व्यक्ति खड़ा था बीएमसी का, क्या वहाँ पे बैरिकेड्स किए गए थे, क्या वहाँ हिदायत सूचना लिखी गई थी, और अगर नहीं लिखी गई तो फिर ये गलती किसकी है और किसको यहाँ पे जिम्मेदार पकड़ा जाए, उस पर दोषी, उस पर यही समस्या है भारत में कि कोई हादसा हो जाने के बाद, किसी की जान चली जाने के बाद, चोरी हो जाने के बाद सबकी नींद टूटती है और फिर आगे की कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया समीर आपका पूरी जानकारी के लिए। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बाद समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। हाई टाइड की वजह से प्रशासन ने लोगों को समंदर से दूर रहने की अपील की है। भारी बारिश को देखते हुए बहुत जरूरी होने पर ही लोगों को घर से निकलने की सलाह दी गई है। जगह जगह जल भराव से लोग परेशान हैं। आफत की बारिश ने मुंबई और इससे सटे हुए इलाके में अब तक 5 लोगों की जान ले ली है। बारिश के कहर की वजह से हमेशा दौड़ने वाली मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अंधेरी, सायन, कुर्ला, सांताक्रूज समेत कई इलाकों में घुटने से भी ज्यादा पानी भरा हुआ है। हाई टाइड को लेकर मौसम विभाग ने मुंबई वालों को सावधान किया है। आज शाम 7:49 पर समंदर में 2 मीटर तक की ऊंची लहरें उठ सकती हैं। देर रात 1:30 बजे भी दोबारा से 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठने का अनुमान है। पहला हाई टाइड अब से थोड़ी देर पहले ही आया था। हम मौजूद है इस वक्त मुंबई के मरीन ड्राइव पर और हाई टाइड का समय शुरू हो चुका है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें जो उठ रही है। समंदर अपने पूरी तरह से उफान पर है। आप देख पाएंगे कि समंदर के अंदर किस तरह से ऊंची लहरें यहाँ पर उठ रही है। कुछ यहाँ पर सैलानी जो है समंदर के किनारे खड़े हैं। पुलिस की गश्त भी यहाँ पर लगातार जारी है। लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि हाई टाइड के समय में समंदर के किनारे, चाहे गिरगांव चौपाटी हो, जुहू चौपाटी हो, मरीन ड्राइव हो या फिर मुंबई के अन्य जो कोस्टल इलाके हैं, वहाँ पर समंदर के अंदर जाने की कोशिश ना करें, सेल्फी लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि समंदर में हाई टाइड चल रही है और ऊंची लहरें समंदर के अंदर कभी भी ले जा सकती है। प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट पर है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश मुंबई के ईस्टर्न, वेस्टर्न और सिटी इलाके में दर्ज की गई है। रुक रुक कर बारिश जारी है। हालांकि हाई टाइड के समय में अभी बारिश का जोर इतना नहीं है, ये गनीमत की बात है, लेकिन आप देख पाएंगे कि समंदर पूरी तरह से उफान पर है और किस कदर पूरी ऊंची लहरें जो है यहाँ पर उठ रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई के और सराउंडिंग एरिया के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट बारिश का दिया गया है और बारिश जो है रुक रुक कर हो रही है। मुंबई के सटे रायगढ़, पालघर जिले में जो है स्कूलों को छुट्टी दी गई है। हादसों के कारण मुंबई में कई जगह पर जो है पेड़ गिरने की घटनाएं भी हो रही है और अब तक बारिश के कारण मुंबई में पिछले 48 घंटों में मुंबई और सटे इलाकों में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सुबह से हो रही तेज बारिश की वजह से लोगों को समय पर ऑफिस पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर पानी भरे होने की वजह से लोकल ट्रेन पर भी असर देखने को मिला। मुंबई के चर्च गेट इलाके में तेज बारिश से एक पेड़ टूटकर गिर गया, जिसमें 2 गाड़ियां दब गई। पेड़ को हटाने का काम अभी जारी है। मुंबई में तेज बारिश लगातार जारी है और जिसकी स्थिति अगर हम बयान करें उसकी वजह से क्या स्थिति मुंबई की बन रही है, तो उससे पहले ये आपको 4 पहिया वाहन दिखा देते हैं कि इसकी जो हालत हुई है पूरी तरह से ये डैमेज हो चुकी है और उसकी वजह यह है कि एक पेड़ के चपेट में आई है। एक बड़ा भीमकाय पेड़ हम जिसे कह सकते हैं वो गिरा है रात में तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान। और ये महाराष्ट्र सरकार की गाड़ी है, क्योंकि इस पर लिखा गया है महाराष्ट्र शासन, यानी कि महाराष्ट्र सरकार की गाड़ी है और उस गाड़ी पर ये पेड़ आ गिरा है। सिर्फ यही नहीं कि इसके पीछे खड़ी एक और गाड़ी है जो हम पहले दिखा देते हैं आपको, कि इस गाड़ी की भी यही स्थिति हुई है कि ये पेड़ के चपेट में आई। पेड़ इस पर आकर गिरा है और बिल्कुल इसके जो रूफ है उस पर आकर गिरा हुआ है, इसलिए आगे की जो कांच है ड्राइवर की वो पूरी तरह से डैमेज है और उसका जो रूफ है वो भी डैमेज हो चुका है। ये 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब हम आपको उस दृश्य की ओर ले चलते हैं कि जिन 2 गाड़ियों की स्थिति बनी है वो क्यों बनी है। तो आपको ये जो बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है, काफी पुराना ये पेड़ है। चर्च गेट के इलाके में ये पेड़ था, काफी वर्षों से था और ये रात
तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में गिरा है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सागर है, ये सरकारी निवास स्थान है कई सरकारी अधिकारियों का, और ये पूरा का पूरा भीम का पेड़ तकरीबन रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में गिरा हुआ है, जिससे अब उसके एक एक जो हिस्सा है यानी कि उसकी जो शाखाएं हैं उसे काटने का काम रात से ही जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं फायर ब्रिगेड के और डिजास्टर मैनेजमेंट के, वो लगातार कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस पेड़ को निकालना एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये पूरी सड़क पर आ गिरा है। क्योंकि सिर्फ सागर ये जो बंगलो है, जो सरकारी निवास स्थान है, वहाँ से होता हुआ ठीक बगल में ये आपको दिखा दें हम सिडनम कॉलेज है, सबसे मशहूर सिडनम कॉलेज, उसकी दीवार तक भी आकर ये गिर पड़ा है। दीवार को उसने क्षतिग्रस्त किया है। साथ ही यहाँ पर ये रेलवे की इमारत है सामने बड़ी, वहाँ पर ये पूरी तरह से आकर गिर पड़ा है। और ये स्थिति है, हम दिखा दें जो कटर है उसकी मदद से इस पेड़ की छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं वो काटे जा रहा है, इसको हिस्सों में काटा जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े पेड़ को काटना एक सबसे बड़ा चैलेंज बीएमसी के कर्मचारियों के सामने है और लगातार उसे काटने का काम चल रहा है। 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। बीते कुछ दिनों में अगर बात करें तो इसी तरह से एक स्कूल वैन पर एक पेड़ आ गिरा था, जिसकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। और अब लगातार इसी क्रम में हम देखें तो पेड़ गिरने का सिलसिला मुंबई में जारी है, और छोटे मोटे नहीं तो बिल्कुल जो बड़े पेड़ हैं वो गिरे हैं। अब इसके बाद हम इस पेड़ का खासकर वो हिस्सा दिखा देना बेहद जरूरी होगा जिसे हम ब्रांच जो रूट होता है यानी कि जो जड़ें होती हैं वो भी दिखा देनी जरूरी है कि आखिर ये पेड़ इस तरीके से गिरा कैसे, ये इसे भी समझने की जरूरत है। आकर हम इसका ये हिस्सा आपको दिखा देते हैं हमारे कैमरे के जरिए कि ये पेड़ किस तरह से गिरा है। ये हिस्सा देख लीजिए, ये पूरा पेड़ जिस तरीके से अपनी जड़ें जमाए हुआ था, खुद को रोके हुआ था, वो लेकिन किस तरीके से उसकी जड़ें बिल्कुल आपको छिछली सी नजर आएंगी, जो अंदर तक रूट्स जानी चाहिए वो बिल्कुल आपको नजर नहीं आएंगे। वजह यह है कि लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, फुटपाथ उखड़ रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, जिसके चलते जो जड़ें होती हैं बड़े पेड़ों की वो भी उतनी डीप नहीं रह जाती या वो कट चुकी होती हैं, जिसके चलते उनका जो सहारा है, जो उनकी मजबूती है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और जब कोई बड़ा लगातार जब बारिश हो रही होती है तो कई बार जमीन की मिट्टी के कटने की वजह से पेड़ इस तरीके से क्षतिग्रस्त होते हैं, गिर पड़ते हैं, और जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। ये स्थिति मुंबई की उन पेड़ों की है जो काफी वर्षों से खड़े हैं, लेकिन इनकी जड़ें बिल्कुल सी कहें कि कमजोर हो चुकी हैं, उतनी अब डीप रूटेड नहीं रह गई, उसके चलते ये पेड़ गिर गया है। पूरे हिस्से को देखने और समझने की जरूरत है कि अंदर तक जड़ें मौजूद नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती, जिसके चलते पूरा का पूरा पेड़ दूसरी तरफ सड़क के जा गिरा है, और जिसके चलते 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि इसमें किसी भी जान की हानि नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर है कि मुंबई में पेड़ लगातार गिर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है।